नमस्कार, खबरदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पंजाब की सियासत में उबाल आने वाला है। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पंजाब विजिलेंस की टीम नवजोत सिंह सिद्धू से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों की माने तो सिद्धू पर मंत्री रहते हुए अनियमितता का आरोप है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री रहते हुए सिद्धू और उनकी पत्नी के करीबियों पर फायदा उठाने का आरोप लगा है। साथ ही बिल्डरों को गैर कानूनी रूप से भी फायदा पहुंचाने का आरोप है। विजिलेंस के रडार पर सिद्धू के कई करीबी हैं। आपको बताते चले, पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले कांग्रेस में अब इस तरह की खबर के बाद खलबली मची हुई है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जल्द ही उनसे पूछताछ हो सकती है, विजिलेंस की टीम पहुंच सकती है। क्या और जानकारी मिल रही है सत्येंद्र? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू को यह आभास हो चुका है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब उनके पीछे पड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती दी कि सिद्धू पटियाला से आकर चुनाव लड़े, जबकि अभी नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में है और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खुला है, उससे साफ हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में अब फजीहत शुरू हो चुकी है। सबसे पहले एक पुराना मामला था जिसे विजिलेंस ने खोल लिया है, और उसके अलावा एक नई कंप्लेंट 20 पन्नों की विजिलेंस के पास तैयार पड़ी है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी यानी कि नवजोत कौर सिद्धू का सीधे नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू के राइट हैंड बनी सिद्धू, जो कि उनके बचपन के दोस्त हैं और पुराने एक मामले में उनके साथ शामिल थे, उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा तकरीबन 8 से 10 ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी रूप में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके परिवार से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, जिसमें नवजोत कौर सिद्धू के 2 पीए हैं। और इनके ऊपर आरोप यह लगाया है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू शहरी निकाय मंत्रालय के मंत्री थे, उस दौरान उस डिपार्टमेंट में काफी भ्रष्टाचार हुआ, बिल्डरों के साथ सांठगांठ की गई, जीरकपुर और डेराबस्सी मोहाली में बड़े बिल्डरों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। यहां तक कि नवजोत कौर सिद्धू की जो पत्नी है, उनके पीए हैं, वो भी जो है बिल्डरों के साथ मिलकर काम करते थे। और नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी ट्वीट करके ये कहा है, वेलकम @ कैप्टन अमरिंदर सिंह, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसका स्वागत किया है कि आप खुलकर लड़ाई लड़िए। खबरदार में आज सबसे पहले हम गोवा के सबसे बड़े कोविड अस्पताल की हॉरर स्टोरी आपको दिखाएंगे, जहां ऑक्सीजन ना मिलने से आज भी मरीजों की मौत हो रही है। इस अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि लगातार 5 दिन से ऐसा हो रहा है कि हर रात को 4 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई डिप हो जाती है और इसी वजह से मरीज दम तोड़ देते हैं। ऐसी 5 रातों में अब तक 83 मरीजों की जान जा चुकी है। इससे बड़ी लापरवाही और कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि अपनी नाकामी से लोगों की सांसें छीनने वालों को चैन सुकून कैसे है। इसके बाद हम आपको ब्लैक फंगस के खतरे और बचाव के बारे में बताएंगे, क्योंकि देश में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत चिंता की बात है। कोरोना से रिकवर हुए लोग कैसे ब्लैक फंगस की चपेट में अब आते जा रहे हैं और इसे शुरुआती तौर पर कैसे पहचाना जाए, कैसे इससे बचाव किया जाए, ये सब देश के बड़े डॉक्टर से जानेंगे। सरकार का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर से बने हालात अब धीरे धीरे ही सही स्थिर हो रहे हैं, लेकिन अब भी हर दिन 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और 3.5 से 4 हजार लोगों की मौत हो रही है। कई लोगों के दावे ये भी हैं कि मरने वालों का आंकड़ा कहीं और ज्यादा है और गंगा में लगातार प्रवाहित हो रहे शव इसकी गवाही दे रहे हैं। गंगा में शवों को प्रवाहित करने की वजह से यूपी से लेकर बिहार तक गंगा पर अब पहरा लगा दिया गया है। यूपी और बिहार में गंगा किनारे कैसे पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, इसे भी आपको हम आज दिखाने वाले हैं। इसके बाद हम आपको ग्रामीण भारत की अपनी ग्राउंड रिपोर्ट का दूसरा पार्ट दिखाएंगे, क्योंकि गांव-गांव में कोरोना का खतरा पहुंचने की बात लगातार की जा रही है और उसी तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात गोवा की करेंगे। कोरोना से लड़ने में हर सरकार ने नाकामियों के रिकॉर्ड बनाए हैं। जब भी इस दौर को इतिहास में याद किया जाएगा और सरकारों की नाकामी को याद किया जाएगा, तो उसमें गोवा का जिक्र, उसका नाम जरूर आएगा। क्योंकि क्या आप सोच सकते हैं, एक राज्य में सबसे बड़े कोविड अस्पताल में लगातार 5 दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट आए और उसकी वजह से लगातार मरीजों की मौत हो रही हो। ऐसा गोवा में लगातार हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मौतों की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं। किसी को तो कोई
फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए। गोवा के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान न जाती हो, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सबने आंख कान बंद कर लिए हैं, क्योंकि अगर कोई देखने सुनने वाला होता, अगर किसी को कोई फर्क पड़ता, तो इस अस्पताल में 5 दिन में 80 से ज्यादा मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से न जाती। 11 मई को इस अस्पताल में 26 मरीजों की मौत हुई, 12 मई को 21 मरीजों की मौत, 13 मई को 15 और मरीजों की जान गई, 14 मई को 13 कोरोना मरीज मारे गए, 15 मई को 8 मरीजों की मौत हुई। ये मौतें नहीं, सीधा सीधा मर्डर है, क्योंकि बात किसी एक दिन की नहीं है। रोज रोज वही हो रहा है। मरीजों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इसी से जाने जा रही हैं और सब बैठकर मौत का तमाशा देख रहे हैं। आज भी डार्क आवर में जो 8 मृत्यु हुई है, ये बेसिकली हमें लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जो हमने खबर निकाली है अंदर से, तो मालूम पड़ रहा है कि जो पाइपलाइन है पुरानी है, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। और आज सुबह जब मैं खुद घर से पणजी आ रहा था, तो देखा कि बुलक कार्ट जैसा स्लो ट्रैक्टर जा रहा है शायद प्लांट को फिलिंग करने। तो इस टाइम पे हमें गोवा को चाहिए फास्ट मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट वाले लोग जो काम करेंगे। अगर इस तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो तो गोवा को भगवान ही बचा सकता है। जीएमसी में पिछले 1 साल से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री है, इनका काम है, वो कॉर्पोरेशन का काम है जीएमसी का मेंटेनेंस का। हमें जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है, और इसके कारण जो पाइपलाइन है, जो मेंटेनेंस वगैरह सब है हॉस्पिटल का, प्रेशर 3rd और 4th फ्लोर पर नहीं जा पा रहा है। इस अस्पताल में ज्यादातर मौतें रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई। ये वो वक्त होता है जब ऑक्सीजन सप्लाई कोविड वार्ड तक की जाती है, लेकिन अस्पताल की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त है और इसी से लोग मारे जा रहे हैं। इस वक्त हम गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास ही मौजूद है और देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है। देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी ये देखिए ये ट्रॉली और ट्रैक्टर के सहारे यहाँ पर लाए जाते हैं। देखिए यही कारण है। देखिए ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में किस तरीके से ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है वो लाए जाते हैं, फिर इनको नीचे के स्टोर रूम में लेके जाते हैं और वहां से इस ऑक्सीजन को ये देखिए जो 3rd और 4th फ्लोर है उस जगह पर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इतने खराब हालात है, लॉजिस्टिकल इश्यूज इतने ज़्यादा है कि जो ऑक्सीजन है वो बराबर से कोविड पेशेंट्स के वार्ड तक नहीं जाता, तो ऑक्सीजन अचानक से ड्रॉप हो जाता है और बिना ऑक्सीजन के कई सारे पेशेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। गोवा के इस अस्पताल की क्या दुर्दशा है, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें बता रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन नहीं कहेगा कि मरीजों का जीना मरना भगवान भरोसे है। एक ही वार्ड में ठूस ठूस कर लोग भरे हुए हैं। बेड नहीं मिले तो फर्श पर मरीज लेटे हुए हैं, मरीज के बेड के नीचे मरीज लेटे हैं, टॉयलेट गंदगी से भरे हैं। इस दुर्दशा में भी मरीज के बचने का थोड़ा बहुत चांस बचता है, वो चांस भी सिस्टम ऑक्सीजन ना पहुंचाकर खत्म कर देता है, यानी कहीं से बचने का कोई रास्ता नहीं। ये हालात किसी से छिपे नहीं थे, सब अपनी आंखों से इसे देख रहे थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि सिस्टम तुरंत दुरुस्त किया जाए जिससे मरीजों की जान बचाई जा सके। गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी कि जीएमसी से 350 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रातों रात शिफ्ट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर, और यहाँ पर 350 कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में 20,000 लीटर का टैंक लगाने के दावे किए गए थे, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं कर पाए तो मरीजों को रातों रात दूसरे ब्लॉक और बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया, जिसे अभी औपचारिक तौर पर शुरू भी नहीं किया गया। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि इसमें सभी सुविधाएं हैं, लेकिन ये काम पहले भी किया जा सकता था। कम से कम इतने मरीजों की जान तो नहीं जाती। गोवा में अभी तो सरकार ही नहीं है, और जो लोग चला रहे हैं, मतलब जो चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ये सब सिचुएशन के लिए,
वो लोग अभी खुद दे आर क्वारलिंग अमंग्स देमसेल्व्स, उनमें एक कंसेंसस कुछ कोई बात पे नहीं हो सकता है। विपक्ष सीधा कह रहा है कि गोवा में सरकार नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की आपस में बनती नहीं, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं और इसी से गोवा पिस रहा है और लोगों की जान जा रही है। पुणे से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा में इस तरह की लापरवाही का हाल तब है जब गोवा उन 8 राज्यों में है जहां पॉजिटिविटी रेट 25% से ज्यादा है, जबकि देश में औसत पॉजिटिविटी रेट 18% के करीब है। मार्च में गोवा में पॉजिटिविटी रेट 5 से 7% के आसपास था। अप्रैल के आखिर में यह 50% के करीब पहुंच गया और मई के पहले हफ्ते में 52% तक पॉजिटिविटी रेट वहां पर हो गया। अब जाकर गोवा में यह घटकर 35% के करीब आ पहुंचा है, लेकिन यह भी खतरनाक स्तर है क्योंकि सामान्य तौर पर 5% से नीचे में ही ये माना जाता है कि कोरोना से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। गोवा के अस्पताल में जो हुआ वो सीधे सीधे मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि अगर इसे ठीक किया जाता तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए इन मौतों को सीधे सीधे हत्या कहा जाना चाहिए और वो सब लोग गुनहगार हैं जो इतने दिन से लगातार मरीजों की मौत को तमाशे की तरह देख रहे थे। खबरदार में अब बात उस ब्लैक फंगस की जिसका खतरा देश के ऊपर लगातार मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के लगातार केस सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, पंजाब या राजस्थान हो। आज इस खतरे से एम्स के डायरेक्टर ने भी आगाह किया है और बचाव के तरीके भी बताए हैं। जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है कि जो स्पोर्स हैं इस फंगस के वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम एम्स की ही बात करें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 23 केसेस हैं जो भी एडमिटेड हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन है कोविड के। 20 उनमें से अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं और 3 कोविड नेगेटिव हैं। और कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 400-500 से ज़्यादा केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कोविड के, उनके पास अभी पॉजिटिव हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4 CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था और अगर हम
2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉयड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉयड देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉयड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉयड नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है। दूसरा है डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हैं या जो स्टीरॉयड ले रहे हैं वो अपना शुगर चेक कराएं, क्योंकि कई दफ़ा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ है, स्टीरॉयड ले तो एकदम शुगर 300-400 पहुंच जाती है। तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें, और अगर डायबिटीज़ है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब कोविड इन्फेक्शन है या आप स्टीरॉयड ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। तीसरी चीज़ ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा, ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है। मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। खबरदार में अब बात उस पहरे की जो बीते 24 घंटों में गंगा के किनारे लगाया गया है, जिससे शवों को गंगा में प्रवाहित करने से रोका जाए, उन्हें गंगा किनारे रेत में दफनाने से रोका जाए। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे यूपी से लेकर बिहार तक गंगा में शव बह रहे हैं, कैसे शहर शहर गंगा के किनारे शव पड़े हुए हैं, कैसे गंगा के किनारे शवों को दफनाया गया है। ये कोरोना काल की सबसे बड़ी त्रासदी है कि अंतिम संस्कार तक उन्हें नसीब नहीं है। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। ऐसा करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। गंगा में तैरती लाशें क्या कोरोना त्रासदी की बोलती तस्वीर है? कोई नहीं जानता कि पिछले एक सप्ताह में कितने शव गंगा में बहा दिए गए। कन्नौज से कानपुर, वाराणसी से गाजीपुर, यहाँ तक कि बिहार के बक्सर से आगे तक गंगा में बहती लाशों से हड़कंप मचा हुआ है। शवों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका से लोग भयभीत हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। सिर्फ गंगा में शवों को प्रवाहित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि गंगा किनारे रेत में बड़ी संख्या में शवों को दफनाया भी गया है। आज तक की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो न सिर्फ कानपुर बल्कि कन्नौज से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। कानपुर नगर के नाना मऊ घाट के पास बड़ी संख्या में रेत में शवों को दफना दिया गया है। मैं नाना मऊ घाट पर हूं, आपको यहां पर विजुअल्स दिखाना चाहता हूं किस तरह से ग्रामीणों ने यहां पर जो है डेड बॉडीज जो है, लाशें जो हैं वो किस तरह से गाड़ी हैं। आप यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये खतरनाक सीन्स हैं, क्योंकि मैं अब जहां जहां भी कदम रख रहा हूं वहां मैं सोचकर कदम रख रहा हूं कि कहीं मेरे नीचे कोई लाश ना आ जाए। ये कपड़ा आप देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे डेड बॉडी है। आप थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ भी आपको एक डेड बॉडी इसके नीचे पड़ी है। जिस तरह से बॉडी को गाड़ा गया है वो डराने वाला है। कानपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर कन्नौज के मेहंदी घाट में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। गंगा किनारे रेत में शव दफन दिखे। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मेहंदी घाट के विजुअल्स।
जहां पर आप अपनी नजरों से देखेंगे कि किस तरह से 100 से 200 के ऊपर लगभग यहां पर आपको लाशें दफन मिलेंगी। बारिश होने के बाद जिस तरह से ये लाशें उभर कर सामने आई हैं वो डराने वाली हैं, वो चिंताजनक स्थिति पैदा करने वाली हैं। कुछ लोग आपको सामने दिखेंगे जो अभी इस वक्त दोपहर का लगभग 3:30-4 बज रहा है और इस वक्त भी इस समय आप देख सकते हैं वहां खुदाई चल रही है और ऊपर ही जल्दी से वो शव को वहां पर रख देंगे। स्पष्ट नहीं कि दफनाए गए शव किसके हैं और उनकी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई या फिर किसी और वजह से, लेकिन चंद दिनों के अंदर एक साथ इतने शव दफनाने से शक गहरा गया है। कोई भी बॉडी गंगा के किनारे ऊपर नहीं है। जो बॉडीज पारंपरिक रूप से दफन वहाँ की गई हैं वो वहाँ पर हैं और भविष्य में कोई अन्य वहाँ पर अंतिम संस्कार दफन करके ना हो, ब्यूरियल ना हो, उसके लिए डीएम साहब के द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं और 3 सदस्यीय टीम वहां पर प्रत्येक घाट पर रहेगी जो इस चीज को सुपरवाइज करेगी। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है। यूपी में प्रशासन अब अलर्ट पर है। सरकारी अफसर जाग गए हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद गंगा के किनारे निगरानी बढ़ गई है। पुलिस वाले मुनादी कर रहे हैं। किसी ने शव को गंगा में प्रवाहित किया तो खैर नहीं। कतई किसी कीमत पे गंगा जी में किसी भी शव का प्रवाह न किया जाए और न ही उसके किनारे जाने की प्रक्रिया है, यह अपने आप में दंडनीय अपराध है। किसी भी शव का दाह संस्कार अगर वो करने में असमर्थ है तो उसको हम लोग करवाएंगे, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, लेकिन गंगा जी में प्रवाह करना या गाड़ना यह अपने आप में दंडनीय अपराध है। लाशों को बिना जलाए गंगा के किनारे बसे गांवों और घाटों पर प्रशासन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि शवों को गंगा में प्रवाहित न करें। ऐसा करना गंभीर बीमारियों और संक्रमण को न्योता है। लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। ऐसा करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यूपी नहीं, बिहार की सरकार ने भी गंगा पर पहरा लगा दिया है। सरकार के फैसले के बाद यूपी से सटे बक्सर में पुलिस की टीम गंगा में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। बहते शवों का दाह संस्कार कराया जा रहा है। ये पेट्रोलिंग हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी लाश बाहर से जो दाह के आ रहे हैं उसको देख रहे हैं। देखने के बाद अगर मिलता है तो उसको दाह संस्कार करते हैं। विधिवत जो होता है उस तरह से हम लोग दाह संस्कार कर रहे हैं। प्रशासन को आदेश है कि गंगा में कोई शव दिखा तो उसका अंतिम संस्कार पुलिस कराएगी और अगर कोई शवों को प्रवाहित करता हुआ मिला तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमने गंगा किनारे पर स्थित सारे जिलों के जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि गंगा के किनारे पर किसी भी तरह से अधजली या बिना जली हुई लाशों को न दफनाया जाए और न ही उनको पानी में प्रवाहित किया जाए। सवाल उठता है कि अचानक कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच गंगा में सैकड़ों शव किनके हैं? इन शवों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया गया? सवाल ये भी कि क्या मरने वाले कोरोना के मरीज थे? विपक्ष सरकार और उसके बाबुओं पर गंभीर आरोप लगा रहा है। Hundreds of unidentified bodies have been found floating on the river Ganga, and nearly 2,000 unidentified bodies have been found buried on the sands along the river Ganga. ये उत्तर प्रदेश की सरकार जब हमारे अपनों का अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था नहीं कर सकती तो हमारे आपकी और क्या मदद करेगी ये सरकार। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिए हेलीकॉप्टर एक जिले से दूसरे जिले घूम रहे हैं। मैं तो उनसे कहूंगा कि आप अधिकारियों की नजरों से मत देखिए, आप वीआईपी कल्चर से समस्या को मत देखिए, वरना समस्या नजर नहीं आएगी और ना समस्या नजर नहीं आएगी तो समस्या का समाधान भी नहीं होगा। इसलिए तो साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता के साथ है। गंगा में तैरते शव किसके हैं, इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है क्योंकि इसका जवाब कोई तलाशना नहीं चाहेगा। बहरहाल निगरानी के लिए प्रशासन ने टीम तैयार कर दी है ताकि अब लोग इस तरह से शवों को गंगा में प्रवाहित ना करें। कानपुर से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं कोरोना की दूसरी लहर गांव-गांव तक पहुंच गई है। 60% जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। हमने कल आपको देश के अलग अलग राज्यों से गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और गांवों का हाल बताया था। आज हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट का अगला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं।
कमोबेश हर जगह एक ही कहानी है। स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं और लोग भगवान भरोसे। कोरोना की दूसरी लहर में आधुनिक मेडिकल सुविधा वाले शहरों का हाल जब बदतर है तो गांवों की हालत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं। देहात में ना तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टाफ है, ना मशीनें हैं, है तो सिर्फ अस्पताल के नाम पर बिल्डिंग। गांव के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग बीमारी को ठीक से समझ नहीं पाते, यानी खतरा दोहरा है। पहला, मेडिकल सुविधा नहीं, दूसरे, लोगों के पास कोरोना संक्रमण की जानकारी कम है। बताइए ऐसे में लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी, कैसे कोरोना से लड़ेंगे? वाराणसी का कशाई गांव इसकी कीमत चुका रहा है। कितने लोग मरे? 7 लोग इस गांव में मरे हैं। इस गांव में 7 लोग मरे हैं। कितने दिन में? 13 तारीख से लेके 8 तारीख तक, मतलब 8 दिन के अंदर अंदर 7 लोग मर गए हैं। अस्पताल की हालत किसी से छिपी नहीं, ना ही गांव में कोरोना टेस्टिंग हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि सरकारी तंत्र का कोई पूछने नहीं आता। यहाँ पर कोई जांच हुई है अभी तक? यहाँ पर अभी तक तो कोई जांच नहीं हुई है, मेरे नॉलेज में कोई जांच नहीं हुई है। काफी लोग बीमार हुए थे? हाँ, काफी लोग बीमार हुए थे भाई, क्योंकि उनके जाने के बाद हम लोग भी थोड़ा बहुत हुए थे। आपको भी हुआ था? कानपुर के खालिसपुर कपिलधरा गांव की हालत भी इससे अलग नहीं है। लोगों को कोरोना हुआ भी तो समझ नहीं पाते। अगर कोरोना होने का पता लग गया तो समाज से बहिष्कार का डर सताने लगता है। डर तो रही है, पूरे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अरे कोरोना के दहशत जैसे ऐसे हो गया है, आदमी इतना ज्यादा मरे, उसके से दहशत में हो गए आदमी एकदम। जांच कराने से डर रहे हैं? जांच कराने से भी डर रहे हैं। ये निकल जाएगा तो लोग हमसे दूरी बना लेंगे, तो ये है वो है, ऐसा कर रहे हैं लोग। और लोग अफवाह फैला रहे हैं। क्या अफवाह? कि अरे ये बीमार है, इसके इस वजह से छूने से सबको हो जाएगा, ये है वो है, ऐसे कर रहे हैं लोग। इसे लोग कोई जा नहीं रहा है, न कोई यहाँ पर जांच करने आ रहा है कि जांच कराए आदमी। बिहार के गांवों की तस्वीर कैसी होगी, ये शहरों की हालत से जाहिर है। बिहार के बड़े शहर दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज की हालत किसी मरणासन्न मरीज से कम जर्जर नहीं है। बीमार अस्पताल भला मरीजों को क्या स्वस्थ करेगा? लोग सिस्टम को कोस रहे हैं। मैं अपने रीजन में इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के विषय में तत्कालीन डीएम के यहाँ, सिविल सर्जन के यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ हमने आवेदन, पब्लिक पिटीशन कई एक बार लगा चुका हूँ और उस पर आश्वासन के सिवा आज तक हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन ही मिलता चला जा रहा है। हम इस वक्त डीएमसीएच में मौजूद हैं, दरभंगा में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है इस बड़े अस्पताल में। लेकिन इस अस्पताल की हालत कैसी है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये डीएमसीएच का सर्जिकल भवन है और आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन इस अस्पताल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, किस जर्जर हालत में ये अस्पताल जो है वो चल रहा है। पंजाब के गांवों की हालत भी अच्छी नहीं। कोरोना तेजी से पांव पसार चुका है। मोहाली जिले का गांव नया शहर वडाला सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है। गांव में कोरोना के दर्जन भर मरीज हैं। 2 की मौत भी हो चुकी है। सरकार का दावा है स्वास्थ्य सेवा दूसरे प्रदेशों से बहुत अच्छी है। गांव में आलीशान सरकारी डिस्पेंसरी भी बनी है, लेकिन हैरत होगी कि कोरोना के इस भीषण संक्रमण में डिस्पेंसरी महीनों से बंद पड़ी है। मरीज इलाज के लिए शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खाने को मजबूर है। इस इलाके में बाकायदा ये एक सारी सुविधाओं से संपन्न डिस्पेंसरी बनी हुई है, लेकिन महामारी के इस दौर में इस डिस्पेंसरी में अगर गांव के लोग इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें ये ताला लटका मिलता है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे देश में अगर बात करें तो पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए
खर्च होते हैं, लेकिन इस खर्चे का फायदा क्या होता है? कोरोना की महामारी में गांव के अंदर ना टेस्टिंग हो रही है, ना लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है और ना लोगों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए। पंजाब के कई गांव ऐसे हैं जहां एक एक दिन में दर्जन भर लोगों की मौत हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि ग्रामीण इलाकों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बहुत फासला है। डॉक्टर आने जी घंटे अद्धे घंटे वास्ते आने बच्चा आके 20 मिनट बैठते हैं और फोन चला के लंघ जन्ने बस। देखो ये साडियां सरकारां दा फेल सिस्टम है। जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, जो ਅਪਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। मैं ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, नौकरी है। पंजाब सरकार गांवों में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कर रही है। 25 लाख के करीब एंटीजन रैपिड किटें भी मंगाई गई हैं, लेकिन सवाल उठता है कि तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। इन गांवों में देश की 65% आबादी रहती है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। 718 जिलों में 228 जिले ऐसे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पॉजिटिविटी रेट करीब 10% से ज्यादा है। 300 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। देश के ग्रामीण जिलों में से 60% ऐसे हो सकते हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में 2 समस्याओं से ग्रामीण इलाके में कोरोना कहर बना हुआ है। पहला ये कि सरकारी तंत्र तैयार नहीं दिखता और दूसरा कोरोना को लेकर गांवों में जागरूकता की भीषण कमी है। यानी हालात को काबू में लाना है तो सरकार को दोनों बातों पर ध्यान देना होगा। वाराणसी से प्रीति चौधरी, दरभंगा से रोहित सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। जहां एक तरफ देश की कोरोना से जंग है तो वहीं दूसरी तरफ तूफान का खतरा है। अगले 3 दिन में तौकते नाम का तूफान देश के 5 राज्यों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य सरकारें भी अपनी तैयारी कर रही हैं। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तौकाते की आहट सुनाई देने लगी। समंदर में हलचल तेज है। कोच्चि भारी बारिश के बाद जल भराव का सामना कर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के अत्यंत भीषण रूप में तब्दील होने की संभावना है। हवाएं 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। अगले 3 दिन तक गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों तक चक्रवाती तूफान पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान तौकाते गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। अभी फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म टॉटे अभी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है। उसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा और उसका इंटेंसिफिकेशन अगले 6 घंटे में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड अलर्ट पर है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान को देखते हुए मुंबई के दहिसर के जबो कोविड अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में भी तूफान से पहले हवाएं तेज चल रही हैं। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में सोमवार को बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु सरकार ने 2500 मछुआरों को अरब सागर में तूफान से सचेत रहने और समुद्र से निकल आने को कहा है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें बिल्कुल तैयार हैं और प्रभावित होने वाले राज्य सरकारों से संपर्क में है। एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें राहत और बचाव कार्य का मोर्चा संभालने को तैयार हैं। हर टीम में पेड़, बिजली के खंभे काटने, बोट और बचाव चिकित्सा के उपकरणों से लैस 47 जवान शामिल हैं। हमारी टीमों की जो तैनाती का बात है, इसमें हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। 24/7 हम वॉच रख रहे हैं। मुंबई में मुंबई के सटे हुए इलाके जैसे महाड़ है, पालघर है और इन मुंबई के अंदर की बात करें तो दहिसर के कुछ क्षेत्र और बांद्रा के कुछ क्षेत्र जो हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, उसको लेकर हम पूरी तरीके से तैयारी में हैं। तूफान की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी सतर्क है। वायुसेना के 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में अफसरों के साथ बैठक की।
5 राज्यों की सरकारें और दिल्ली का पूरा तंत्र तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि समंदर से फिलहाल दूर रहें। आज तक ब्यूरो।